हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो नाम से ही समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इन विच देयर इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसके अंदर इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। ठीक है, इंटरमिक्स होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होने के बाद हमें क्या देते हैं? एक डीजनरेट ऑर्बिटल देते हैं जिसका एनर्जी लेवल क्या होता है? सेम होता है। तो अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब होता है कोई इमेजिनरी कंसेप्ट जिसको हम इमेजिन करते हैं। तो ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसमें इंटरमिक्सिंग होती है किसकी? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके हमें क्या देते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स देते हैं। मींस डीजनरेट मींस जिसकी एनर्जी लेवल क्या होती है? सेम होती है। तो ये तो बात थी डेफिनेशन की। लेकिन अब अगर हम समझे कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए ना हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे बेरिलियम डाइहाइड्राइड का। बेरिलियम डाइहाइड्राइड का BeH2 का। अच्छा, BeH2 का अगर मेरे को हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ना दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले इस पूरे कंपाउंड के अंदर मुझे पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम क्या है। तो अगर मैं BeH2 के अंदर देखती हूँ कि सेंट्रल एटम क्या है, तो सेंट्रल एटम हमेशा वो होता है जो हमारा सिंगल होता है, अकेला होता है। तो BeH2 के अंदर क्योंकि दो हाइड्रोजन है और एक बेरिलियम है, मतलब सेंट्रल एटम यहाँ पे है हमारा बेरिलियम। अब एक बार सेंट्रल एटम का पता चल गया, उसके बाद पता करते हैं कि बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो बेरिलियम जो होता है हमारा, बेरिलियम कहाँ पे बैठा रहता है? ये ग्रुप नंबर 2 होता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी, ये ग्रुप नंबर 2 की ट्रिक है याद करने की। तो ये बैठा बेरिलियम सबसे ऊपर। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 एंड 2s2, 1s2 एंड 2s2। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने कंपाउंड के अंदर एक सेंट्रल एटम को फाइंड आउट किया। सेंट्रल एटम जो कि है बेरिलियम, उस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर निकाला, उससे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली। अब हम निकालेंगे कि इस बेरिलियम के अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो लास्ट वाली शेल है वो 2s है। तो वैलेंस शेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को देखती हूँ तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अगर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब हम क्या करेंगे? अब हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट को लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट मतलब वो वाली स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अभी प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट किसमें है? स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स 2s के अंदर है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये 2p भी हो सकता है, बट 2p में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब 2p हमारा यहाँ पे एक क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन्स बस 2s के अंदर है 2, 2p क्या है? एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब हमें क्या चेक करना है कि बेरिलियम को जो है हाइड्रोजन के साथ में 2 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो कितने होते हैं? 2। जैसे कि एक ए एटम है, एक बी है, अगर मेरे को इनके बीच में बॉन्ड बनाना है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ए के पास होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन बी के पास होना चाहिए, तब जाके एक बॉन्ड बनेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हुई हमें बॉन्ड बनाने के लिए? मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन पाएगा। मीन्स एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप कर जाएगा किसके अंदर? 2p के अंदर। तो 2s में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और हमारा 2p में भी कितना आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन है मेरे पास 2। ठीक है, हर एक हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ
एक बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ में एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये बन गया हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड ये बन गया, तो ये क्या हो गई इंटरमिक्सिंग किसकी, ऑर्बिटल्स की। अब मेरे को जो ऑर्बिटल मिलेगी ये क्या है मेरे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनका देखो एनर्जी लेवल क्या है एकदम से सेम एनर्जी लेवल है। अब अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो कितनी है, एक मैंने एस का यूज किया ऑर्बिटल, एक मैंने पी का किया, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो यहां से क्या होएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp है मतलब यहां से इसकी जो ज्योमेट्री आती है या इसकी जो शेप आती है वो क्या आती है लीनियर, ये हमें पता चलता है सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। अब लीनियर आती है तो लीनियर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बेरिलियम है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, लीनियर है ना शेप, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। अभी मैंने जो बोला कि ज्योमेट्री भी लीनियर है और शेप भी लीनियर है। अच्छा यहाँ पे देखो कोई भी लोन पेयर नहीं है फिलहाल, जब तक लोन पेयर नहीं होता तब तक ज्योमेट्री बराबर होती है किसके, शेप के। लेकिन जैसे ही लोन पेयर का इंट्रोडक्शन हो जाता है या लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या है बराबर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ये हमने बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल उठाया था एक कंपाउंड का जो था BeH2, इसका हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला और हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp, उस sp से हमने पता लगाया कि ये लीनियर है, लीनियर है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। ये हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है sp का। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे sp से लेके sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था आपका sp का। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम निकालेंगे वो एक अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए निकालेंगे और उसके लिए जो हम एग्जांपल लेते हैं वो एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका, BH3 का। तो अगर हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे उठाते हैं तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं BH3 का, बोरोन ट्राई हाइड्राइड। फिर से वही काम करना है, BH3 के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन है। तो क्योंकि एक बोरोन है और 3 हाइड्रोजन है तो आराम से पता कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम कौन है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल एटम मेरा बोरोन ही है। जैसे ही सेंट्रल एटम का पता चला कि ये बोरोन है, अब हम बोरोन का एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। तो बोरोन कौन से ग्रुप के अंदर बैठा रहता है, ग्रुप नंबर 13, ये ना बैंगन आलू गए इन थैला, है ना। तो ये कौन सा है हमारा ग्रुप नंबर 13। ये ट्रिक होती है ग्रुप को याद करने की। तो बोरोन बैठा है ग्रुप नंबर 13 में, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 5। अगर इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं 1s2 2s2 and 2p1। सेंट्रल एटम पता किया, उसका एटॉमिक नंबर पता किया, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली। अब हम देखते हैं कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल अभी जैसे हमने पहले जो एग्जांपल में बात की थी उसमें बेरिलियम था जो कि एक s ब्लॉक का एलिमेंट था, तो उसके अंदर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो लास्ट में हमने s के इलेक्ट्रॉन देखे थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक p ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 13 p ब्लॉक के अंदर आता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर आएंगे वो लास्ट में s के प्लस लास्ट में p के आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर से वही काम करेंगे, हम ग्राउंड स्टेट को लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 1। अब देखना क्या है कि एक बोरोन को 3 हाइड्रोजन के साथ में क्या करनी है, बॉन्ड बनानी है। एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमने अभी देखा था, एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट एक डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे इसमें 2 है इसमें 1 है, तो फिर से क्या हो जाएगा एक्साइटेशन हो जाएगा। तो ये जो एक्साइटेशन हो जाएगा उसके बाद जो स्टेट आएगी वो आएगी एक्साइटेड स्टेट। अभी 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p में हमारे पास कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 3 डब्बे 3 ही बॉन्ड बनाने हैं। फिर से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है अपना, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। अब अगर हम चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, एक डब्बा s का यूज किया 2 p के यूज किए, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp2। बिल्कुल सिंपल।
sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है तो इससे ज्योमेट्री क्या आ जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, फिर से क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री किसके बराबर हो जाएगी आपकी, शेप के बराबर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर आएगा तब बात करेंगे ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे डिफर करती है और शेप कैसे डिफर करती है। तो sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन 2s से 2p के अंदर आता है, अगर किसी को डाउट है तो ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है ये सिर्फ रूम टेम्परेचर के अंदर ही होता है। इसके लिए हम बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देते, क्योंकि 2s का और 2p का जो एनर्जी गैप होता है ना, ये सपोज करो आपका 2s है और ये मान लेते हैं 2p है, तो ये एनर्जी गैप इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आराम से जंप कर जाते हैं 2s से 2p के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स आराम से जंप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। इसके लिए हम बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। तो ये हमने देखा bs3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई sp2, जिससे हमें पता चला कि एक ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, तो bes2 को सॉरी bs3 को अब हम ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर आया, तो ट्राइगोनल प्लेनर अगर आया तो ट्राइगोनल प्लेनर यही होते हैं हमारी ज्योमेट्री, ये। ठीक है, इसका अगर मैं बॉन्ड एंगल निकालती हूँ तो कितना होता है, 120 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल कितना होता है 360 का। ठीक है, और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाता है, 120। तो ये हमारा क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमने फाइंड आउट किया किसके लिए, sp2 के लिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा होएगा वो कौन सा होएगा, वो होएगा हमारा मीथेन। तो मीथेन क्या होता है, क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला CH4। तो एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट हम CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन। फिर से वही काम करना है, सिंपल से 2-3 काम, कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा सेंट्रल एटम क्या है। तो सेंट्रल एटम फिर से यहाँ पे हमारा कार्बन है, बिकॉज कार्बन अकेला बैठा हुआ है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। कार्बन कहाँ पे बैठा रहता है, बोरोन से अगली फैमिली में, मतलब ग्रुप नंबर 14 में, है ना, ये वाला होता है ना ग्रुप नंबर 14, कार्बन सिलिकॉन वाला। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s2 एंड 2p2। बड़ा सिंपल है। फिर से क्योंकि p ब्लॉक का एलिमेंट है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे Sk प्लस p के इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे होंगे 2 + 2 = 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से वही काम करना है। ग्राउंड स्टेट में हम देखते हैं कि फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बैठे हैं। तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2p के अंदर भी हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर एक्साइटेड स्टेट आती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक्साइटेशन देखते हैं, एक्साइटेशन हम देखते हैं साइड वाले एटम्स को देख के। जैसे कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे। 4 बॉन्ड बनेंगे मतलब 4 डब्बों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉक्सेस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से यहाँ पे क्या करा देंगे, एक्साइट। हम ये कराते, ये हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो 2s के अंदर फिर से एक इलेक्ट्रॉन बचता है एंड 2p के अंदर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। फिर से क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास अपना एक एक खुद वाला इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये तो आपस में क्या बन जाएंगे, ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो एक s और 3 p, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp(n)3। है बड़ा सिंपल, sp3 आया। फिर से क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी लोन पेयर नहीं था, मतलब ज्योमेट्री बराबर टू शेप। और sp3 का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब ये जो टेट्राहेड्रल होता है ना, ये जो ज्योमेट्री होती है 2D वाली नहीं होती है, 3D की होती है। ठीक है, 3 डायमेंशंस की होती है। कैसे, ये है मेरे पास कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला
फर्स्ट वाला और सेकंड वाली जो हाइड्रोजन है वो एक प्लेन के अंदर है, लेकिन अगर मैं थर्ड को और फोर्थ को चेक करती हूँ ना, ये हाइड्रोजन क्या है हमारे आउट ऑफ प्लेन है। ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं हम वेज, एंड इस वाली को हम बोलते हैं डैश पोजीशन। ठीक है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ऐसे जो मैंने वेज दिखाया है, अगर आप इसको व्यू करते हो तो व्यू करते हुए आपको ये लगेगा कि ये हाइड्रोजन वो वाला है जो आपकी साइड आ रहा है, और ये डैश वाला वो हाइड्रोजन है जो आपसे दूर आ रहा है, जा रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊं एक एग्जांपल से, देखो ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे। सपोज करो ये जो मेरा थंब है ना, ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ये लगा है, एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है ना, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, ऐसा ही दिख रहा है, देखो ये कुछ है ना। अब अगर आप देखते हो, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये है प्लेन वाले जो कि एक प्लेन के अंदर है। ये हाइड्रोजन कौन सा है, ये आपको लग रहा है कि ये आपकी साइड आ रहा है ना, बट मेरे से तो दूर जा रहा है। अगर ये वाला मेरे से दूर जा रहा है, मतलब ये वाला कौन सा है, ये डैश वाला हाइड्रोजन नंबर 4, और ये वाला क्योंकि मेरी साइड आ रहा है, आपसे दूर जा रहा है बट मेरी साइड आ रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन मेरे लिए कौन सा है, ये वेज वाला है, मतलब हाइड्रोजन नंबर 3 वाला है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है मेरे लिए, ये हाइड्रोजन हमारा कौन सा है 3 वाला है, और ये हाइड्रोजन कौन सा है 4 वाला है। आपके लिए हाइड्रोजन 3 हो जाएगा और मेरे लिए ये वाला क्या हो जाएगा 4, 1 और 2, क्योंकि प्लेनर है ये तो प्लेन वाले तो एक प्लेन में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या दिखाया, 3D में दिखाया कि हम मीथेन को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही, बाकी जो आएंगी वीडियो उसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये हमने आज sp से लेके sp3 तक किया है, आगे लोन पेयर की बात करेंगे कि लोन पेयर के आने से ज्योमेट्री और शेप पे क्या फर्क पड़ता है, और बाकी की जो हाइब्रिडाइजेशन है उनकी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।